नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन त्यागी आज आपके सामने लाइव हूँ फेसबुक पर एक विषय को लेकर जो आजकल बहुत ही ज्वलंत है और हम सभी जो योग के वक्ता हैं, योग को जानने वाले हैं, वो सभी व्यक्ति इस माहौल में जब एक महामारी ने एक वैश्विक रूप लिया हुआ है और हम सब व्यक्ति उससे परेशान हैं और हम सब व्यक्ति उससे सफ़र कर रहे हैं, तो किस तरह से अपने आप को बैलेंस बनाएं, किस तरह से अपने शरीर, प्राण और मन को हम किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी दिनचर्या को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं। हम आज जो टॉक कर रहे हैं, फेसबुक लाइव जो हम ये एक सेशन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य आज एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। हम डिजीज़ वाइज हम इस एपिसोड में लगातार बात करते रहेंगे। आप लोगों के जो प्रश्न हैं वो लाइव होते रहेंगे। उन प्रश्नों के आधार पर हम अपना चैप्टर ऑफ कोर्स तैयार भी करेंगे और कुछ हमारे भी अपने परसेप्शंस हैं, कुछ हमारा कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पे भी हम फेसबुक लाइव आते रहेंगे। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं आज के माहौल की, जो पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से हम सभी उससे सफ़र कर रहे हैं, झेल रहे हैं उसको। तो दोस्तों, आज का जो वक्त है उसमें हर व्यक्ति शंकित है, हर व्यक्ति संशय में है कि कल क्या होगा, क्या हम स्वस्थ रहेंगे, क्या हमारा फ्यूचर सेफ है, क्या हम इस वैश्विक महामारी से बाहर निकल पाएंगे, क्या हम घर में रह के भी स्वस्थ हैं, क्या हम बाहर निकले या ना निकले। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न सभी व्यक्तियों के मन में हैं, चल रहे हैं। तो योग इन सभी प्रश्नों के उत्तर किस तरह दे सकता है और इन सभी प्रश्नों के बीच में हम अपने अंदर सामंजस्य कैसे बैठाए रखें, किस तरह से हम अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज के माहौल में। तो मित्रों, दोस्तों, हम सभी जो हमारे योग के जैसे मैंने बताया जानने वाले भाई और बहन हैं, वो अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं। कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, कोई योग के डेमोस्ट्रेशन दे रहा है, कोई योग के आसन कर रहा है, कोई मेडिटेशन की टेक्निक बता रहा है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अब योग के मुख्य वक्ताओं को और जो योग की टेक्निक्स के जानकार है उनसे भी कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है कि इस माहौल को किस तरह से हम लाइट बनाएं, किस तरह से हम इसमें सफ़र करें और हम इससे जीत के बाहर निकलें। देखिए दोस्तों, ये फेज़ चला जाएगा, ये सब जानते हैं, ये व्याधि, ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके बाद जो संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बनेंगे, वो संस्कारों को मिटाने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। योग के माध्यम से उन संस्कारों से बचा जा सकता है, क्योंकि योग क्या कहता है, योग का जो ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, उसके आधार पे हमें अपने चित्त के अंदर संस्कारों को, जो नकारात्मक संस्कार हैं, उनको जगह नहीं देनी चाहिए। पाश्चात्य मनोविज्ञान कहता है कि कामनाओं और इच्छाओं को भोगने से वह मिट जाती हैं, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। फ्राइड भी यही मानता है कि कामनाओं व इच्छाओं को भोग लेना चाहिए, इसके माध्यम से वो सब हमारे चित्त में से, हमारे मन से समाप्त हो जाती हैं। लेकिन क्या ये सच्चाई है? क्या इच्छाओं को, कामनाओं को भोगने से संस्कार मिट जाते हैं? भारतीय संस्कृति नहीं कहती, श्रीमद् भगवत गीता कहती है, दूसरे अध्याय में 62वां श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का, ध्यात विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते संगात संजात कामात क्रोध भी जायते। अर्थात विषयों का बार बार चिंतन करने से, ध्यान करने से उनका संस्कार हमारे चित्त में बन जाता है। ध्यात विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते, अर्थात जब विषयों का हम बार बार ध्यान करते हैं तो उनके संग की इच्छा पैदा होती है। अब जब हम इस माहौल में, इस व्याधि के बारे में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, बार बार वही न्यूज़ सुनेंगे, लोगों से उसी के बारे में बातचीत करेंगे, तो यह संस्कार इतना गहरा चित्त के अंदर बन जाएगा कि इसको, इस फेज़ के जाने के बाद भी हमें झेलना पड़ेगा, हमें भोगना पड़ेगा। तो हमें
श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार इन विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, हमें घर के अंदर अवश्य रहना चाहिए, घर के अंदर रह के हम स्वस्थ रहें। लेकिन अभी एक नया एक चला है ट्रेंड कि जो घर में है व्यक्ति वो भी बार बार हाथ धोए। मैं कहता हूँ कि बार बार हाथ धोने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप घर के अंदर हैं तो बार बार हाथ मत धोइए। अगर आप इस तरह का चिंतन करेंगे, अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो निश्चित रूप से यह संस्कार हमारे चित्त के अंदर बनेगा ही बनेगा। और ये फेज़ गुजर जाने के बाद भी हम इस कंडीशन से सफ़र करते रहेंगे। आप घर के बाहर गए हैं किसी आवश्यक कार्य से, तो आप घर से जब घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आप अपने हाथ धोइए, पैर धोइए, मुंह धोइए, कपड़े धोइए। लेकिन अगर आप घर के अंदर हैं तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की अननेसेसरी हाथ धोने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक विषयों का ध्यान करने से, चिंतन करने से चित्त में संस्कार बनता है। तो हमारे अगर हम इस व्याधि का बार बार चिंतन करेंगे तो डेफिनेटली इसका संस्कार हमारे चित्त में बनेगा। तो ये तो है एक प्रिकॉशन कि हम किस तरह से इन नकारात्मक विचारों से बचे रहें। अब जो व्यक्ति इससे सफ़र कर रहे हैं, जो व्यक्ति जिसके ऊपर ये हावी हो चुका है, जैसे कि हमने कई बार न्यूज़ में भी सुना है, देखा भी है कि बहुत सारे लोगों ने अपना आत्मसंयम खो दिया और वो लोगों ने किसी पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, डॉक्टरों के ऊपर हमला कर दिया, या उन्होंने कोई सामान लूट लिया। ये मनोस्थिति धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता जाएगा। ये निश्चित है, क्योंकि ये मानव स्वभाव है और ये बंधन में रहना स्वीकार नहीं करता। केवल योग एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से आप अंदर रह के भी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। योग की इस विद्या के माध्यम से यह मनस्थिति जो मैंने बताई अभी, लूटने खसोटने की मनस्थिति, हमला करने की मनस्थिति, घर के अंदर रह के विचलित होने की मनस्थिति, योग की स्पेसिफिक क्रियाओं के माध्यम से इस मनस्थिति से बचा जा सकता है। अगर जो लाइव फेसबुक को देख रहे हैं, अब ये सेशन देख रहे हैं, उनके मन में अगर किसी प्रकार की कोई शंका या प्रश्न उत्पन्न होता है तो वो अपना कमेंट के रूप में वो प्रश्न कर सकते हैं, उसका आंसर यथासंभव दिया जाएगा। तो मनस्थिति, इस मनस्थिति को दूर करने के लिए योग की स्पेसिफिक टेक्निक्स को हम एडप्ट कर सकते हैं। क्या? श्रीमद् भगवद गीता ने कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्व योगो भवति दुःखः। अर्थात हमें युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त कर्म करने चाहिए। युक्त क्या? युक्त का मतलब क्या है? बैलेंस्ड। हमें बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम अभी घर में हैं, तो घर में हमें, अगर हम अब एक मनस्थिति है कि अगर हम घर में हैं तो चलो कुछ अच्छा खाया जाए, दिस इज गुड फॉर द हेल्थ, बट दिस इज नॉट नेसेसरी टू ईट अ वेरी रिच कैलोरी डाइट। ओके, अगर हम घर के अंदर हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करना चाहिए कि हम सात्विक आहार लें। अगर हम राजसिक या तामसिक आहार को ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे, ज़्यादा खाएंगे, तो हमारी मन स्थिति भी वैसी ही होती जाएगी। तो बैलेंस डाइट लीजिए, आप शुद्ध सात्विक आहार का ही प्रयोग करें इन दिनों में। आहार से आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धो स्मृति लब्ध। अगर हमारा आहार शुद्ध है, पवित्र है, सात्विक है, तो हमारी बुद्धि सत्व यानी बुद्धि भी सात्विक होगी, पवित्र होगी, शुद्ध होगी। सॉरी। तो अगर हम आहार के ऊपर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमारी मनस्थिति परिवर्तित होगी और हम इस लॉकडाउन के इस माहौल में भी अपने मन को स्वस्थ व प्रसन्नचित्त रख सकते हैं। युक्त विहार, विहार में हमें समय से सोना, समय से उठना और अपनी दिनचर्या को फॉलो करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन के इन दिनों में अपनी दिनचर्या को ख़राब कर दिया है। लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, लेट तक टीवी देखते हैं और मोबाइल पे लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी मन की जो स्थिति है, हमारा जो शरीर, प्राण और मन, देखिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ हमेशा कि हम तब तक स्वस्थ हैं जब तक शरीर, प्राण और मन, इन तीनों का सामंजस्य, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन बेटर बना हुआ है। ओके, देखिए जो समस्या है वो दो लेवल पे क्रिएट होती है। एक होती है मानसिक, एक होती है शारीरिक। ठीक है, शारीरिक व्याधियाँ
ममता त्रिपाठी जी बोल रही लॉकडाउन के में रोज़ाना योग कर रहे हैं और बहुत सी खुशी महसूस होती है, पहले समय के अभाव में ठीक से नहीं कर पाते थे। बिल्कुल सही है, समय का यूटिलाइजेशन यही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं बता रहा था कि जिस तरह से हम अपनी दिनचर्या को ख़राब कर लेते हैं, टीवी देखते हैं रात को, मोबाइल्स पर रहते हैं, तो हम अपनी दिनचर्या को ख़राब कर रहे हैं। इस लोग कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो रहे हैं। इससे, इस दिनचर्या से, इस विहार से हमारी जो हमारी मन स्थिति है उसके ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव होगा। उसके ऊपर, उस मन स्थिति को ठीक करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या को एज इट इज़ यथासंभव, यथाशक्ति पहले की तरह ही रखना होगा। जैसे आप ये सोचिए कि हम एवरीडे काम पे जा रहे हैं, आप समय से उठिए, अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होइए और स्नान और योगा वगैरह करके आप अपने घर के काम में लग जाइए। आप अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने उस टाइम को स्पेंड कीजिए, घर की सफाई कीजिए। और एक दिन नहीं कीजिए, एवरीडे कीजिए। और मैं खुद भी करता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। I mean, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे सफाई प्रिय है, तो मैं सफाई का काम खुद भी करता हूँ। इससे दिन भी कट जाता है अच्छी तरह से। और कुछ पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठिए, सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए, सेल्फ को पहचानने की कोशिश कीजिए। योग की यही टेक्निक्स हैं जो हमें इस काल से, इस माहौल से, इस फेज से बाहर निकालने में सक्षम होगी। I mean, स्वस्थता के साथ, प्रसन्नता के साथ हमें बाहर निकालने में हेल्पफुल होंगी, मदद करेगी हमारी। तो कुछ व्यक्ति इस दिनचर्या को खराब कर रहे हैं, उसका प्रभाव आपकी मन स्थिति के ऊपर ज़रूर पड़ेगा, तो उसको ठीक कीजिए। आपकी जो दिनचर्या है वो स्वस्थ होनी चाहिए। तो यह है विहार। समय से सोएं, समय से उठें, समय से खाएं, समय से योगाभ्यास करें, यज्ञ आदि अभ्यास करें, षटकर्मों का पालन करें। हम षटकर्मों के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे, व्याधियों से संबंधित। इस स्थिति में भी हम आपको षटकर्म और योग की कुछ टेक्निक्स बताएंगे जो आप घर पे भी कर सकते हैं, घर पे ही कर सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि अभी आप सब घर पे हैं तो घर पे ही कर सकते हैं। उससे संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में होगा तो ज़रूर आप फेसबुक लाइव पे उसको भेज सकते, सेंड कर सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा। चेष्टा मतलब एफर्ट। युक्त एफर्ट कीजिए, जितना आपका क्षमता है, जितना आपकी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कर्म को कीजिए। उसके अननेसेसरी अगर आप जाएंगे, उसके इतर अगर आप जाएंगे, तो डेफिनेटली उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। युक्त कर्मसु, कर्म, अकर्म और विकर्म। श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। अभी घर में रह के जो कर्म करने योग्य है, उन कर्मों को कीजिए। नित्य प्रति घर की सफाई कीजिए। आपके आसपास कोई गरीब है, कोई ज़रूरतमंद है, उसका ध्यान कीजिए, उसके पास जाइए, उसको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप सक्षम हैं तो ज़रूर उनकी सहायता कीजिए। ये शुभ कर्म है। तो इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता का जो योग है और जो वो योग का अधिकारी मानती है, वो सबसे पहले युक्त आहार यानी डाइट से शुरू करते हैं, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर। तो हमें अपने स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते, संगा संजात कामात, कामात क्रोधो भी जायते। तो इस तरह से अगर हम विषयों का ध्यान करेंगे, हम अच्छा चिंतन करें। हमारी संस्कृति इसीलिए महान है, इसलिए कहा गया है कि सा प्रथमा संस्कृति विश्वारा, कि जो संस्कृति संपूर्ण विश्व के व्रण करने योग्य है वो है भारतीय संस्कृति। क्योंकि भारतीय संस्कृति में कर्म सिद्धांत के ऊपर बल दिया गया है। जैसा कर्म करोगे वैसा ईश्वर आपको, हमें फल देगा। ये किसी और देश या किसी अन्य राष्ट्र की संस्कृति में नहीं है। वो भोगवादी संस्कृतियां हैं। वो उनका मानना है कि यह शरीर एक बार मिलता है और इसको भोग लेना चाहिए। हमारा संस्कृति का यह सिद्धांत है कि हम बार बार जन्म लेते हैं, अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं, कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। तो अच्छा कर्म कीजिए और तो ईश्वर आपको फल भी अच्छा देगा। तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा एक सिद्धांत है कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसा हमें ईश्वर फल देगा।
ये है फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें लाइफ को कैसे जीना चाहिए। अगर हम विज्ञान की बात करें, अगर हम साइंस की बात करें, तो हमारे शरीर को ऑपरेट करने में दो जो नर्वस सिस्टम है उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वैसे बॉडी के अंदर 4 प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं, CNS, PNS, ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक और पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के इनर पार्ट को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। यह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम संपूर्ण शरीर को ऑपरेट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जब हम सुबह उठते हैं और हम अपने काम पे जाते हैं या हम किसी भी तरह का एफर्ट करते हैं, कार्य करते हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए एपेनेफ्रीन, नोरएपेनेफ्रीन की सिक्रेशंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यह हमें फाइट एंड फ्लाइट मोड पर रखता है, जिससे हम संपूर्ण परिस्थितियों का डट के मुकाबला करते हैं, कार्य करते हैं, रिजल्ट पाते हैं और उत्साहित रहते हैं। लेकिन जब हम अपने कार्य से निपट जाते हैं और हम घर की तरफ आते हैं तो हमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड पे होना होता है। उस समय एक्टिवेट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस के आधार पे जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट, स्टिमुलेट होना चाहिए, अगर वो हो रहा है तो हम स्वस्थ हैं। देखिए, जो बहुत सारे मनोभाव हैं, जो आवेग हैं, वो एक सामान्य व्यक्ति के लक्षण हैं। परिस्थिति के अनुसार वो होते रहते हैं। जैसे क्रोध है, हर्ष है, उद्वेग है, शोक है, उत्साह है, ठीक है, निराशा है, तनाव है, एंजाइटी है, अनिद्रा है। ये सब एक सामान्य व्यक्ति के लक्षण हैं। समय समय के साथ ये सब होते रहते हैं। कभी कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा कि आपको पूरी रात नींद ना आई, या हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसा हो गया होगा आपको नींद ना आई हो, या कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि वर्क प्लेस पे आपको टेंशन या स्ट्रेस हुआ हो, ठीक है, एंजाइटी हुआ हो। लेकिन सिचुएशन जैसे जैसे ठीक होता है वैसे वैसे वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जब लंबे समय तक ये सिचुएशन रहती है, जब हम लंबे समय तक इन ही उद्वेगों में, अति उत्साह में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये एक व्याधि का रूप ले लेती है। ये एक बीमारी बन जाती है। ये जो माहौल चल रहा है इसमें ये ही सब हो रहा है। व्यक्ति निराशावादी हो चुका है। हर समय उसके मन में ये शंका रहती है कि ये लॉकडाउन कब खुलेगा भी, ये नहीं खुलेगा, कितना आगे बढ़ेगा, इसके बाद हमारी नौकरियों का क्या होगा, सैलरी आएगी या नहीं आएगी, बच्चों की फ़ीस जाएगी या नहीं जाएगी तो किस रूप में जाएगी, बैंकों की EMI दें या ना दें तो कैसे दें, ना दें तो कैसे कटेगी। ये सभी प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं। सभी अपने फ्यूचर के लेकर आशंकित हैं। लेकिन जो होगा वो सभी के साथ होगा। जो हो रहा है वो सभी के साथ हो रहा है। आप अकेले या हम अकेले नहीं हैं उसमें। संपूर्ण विश्व उसमें लिप्त है। संपूर्ण विश्व उसके अंदर उससे सफ़र कर रहा है। तो हम तो फिर भी बहुत अच्छी और बेहतर कंडीशन में। अदर कंट्रीज़ में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन वो लोग भी सफ़र कर रहे हैं और करेंगे। और यही वो संस्कृति है जो हमें ऐसी कंडीशन से बाहर लाने में हमारी हेल्प करती है, मदद करती है। यही वो समय है जब हमें अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और उसमें दिए गए विचारों का चिंतन और मनन करना चाहिए, ना कि ये जो नकारात्मक थॉट है इस व्याधि को लेके, इसका चिंतन और मनन करना चाहिए। योग नीलम शरण का एक प्रश्न है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सा षटकर्मा करना चाहिए। देखिए, हम बताएंगे आपको। इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा डाइजेशन, जो हम खा रहे हैं वो सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर हमारे बॉडी में वो अवशोषित होना चाहिए, एसिमिलेट हो जाना चाहिए।
अगर वो एसिमिलेशन प्रॉपर हो रहा है तो आपको न्यूट्रिएंट और आपको जो मिनरल्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में आहार के माध्यम से पहुंच रहे हैं। और अगर वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो रहे हैं, यानी डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड में जाएंगे, आपका ब्लड स्ट्रॉन्ग होगा और आपका इम्यून सिस्टम भी उससे स्ट्रॉन्ग होगा। सो यह आपको ऐसे समझना चाहिए कि सबसे पहले आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद मेटाबॉलिक सिस्टम और उसके बाद इम्यून सिस्टम। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा है तो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम भी अच्छा कार्य करेगा। देखिए, अगर हम दांतों का कार्य आंतों से करेंगे तो डाइजेशन ठीक नहीं होगा। डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो जो रस है, देखिए रस रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातु हैं। 7 धातुओं से शरीर बनता है। त्रिगुण यानी 3 गुणों से शरीर का निर्माण हुआ है। 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है और 3 दोषों से शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले रस बनता है, रस से रक्त बनता है। तो अगर रस प्रॉपर है यानी हमारा डाइजेशन प्रॉपर है, डाइजेशन में रस का निर्माण होता है। वह रस फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर पहुंच जाता है, यहां से मेटाबॉलिक सिस्टम शुरू होता है। तो अगर रस प्रॉपर बना है तो ब्लड भी स्ट्रांग होगा और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स ब्लड के अंदर जाएंगे तो इम्यून सिस्टम ऑफ कोर्स आपका स्ट्रांग होगा। तो षटकर्मा में शंख प्रक्षालन और कुंजर क्रिया इसके लिए बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास है। शंख प्रक्षालन से पूरा एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस एक नवजात शिशु की तरह स्ट्रांग हो जाता है। अब जैसे आप घर पे हैं तो आप शंख प्रक्षालन का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रिकॉशन जरूर रखना, क्योंकि शंख प्रक्षालन करने के बाद 7 दिन तक आपका बॉडी उसे रिकवर करता है। तो रिकवर करने में लगभग 7 डेज लगते हैं। 7 दिन तक आप घर के बाहर ना निकलें, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं बॉडी के लिए, वो बेनिफिशियल भी होते हैं, लेकिन वायरस तो और वायरल तो हर हाल में डेंजरस ही और उसको ग्रो करने के लिए एक बॉडी चाहिए होती है। तो अगर आप शंख प्रक्षालन करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए और घर के बाहर 7 दिन तक कम से कम नहीं निकलना चाहिए, जब तक आप प्रॉपर डाइट पे नहीं आ जाते। लेकिन ये निश्चित है कि शंख प्रक्षालन करने, और अगर आपका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा है तो डेफिनेटली आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो योग की बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से हम अपने शरीर को, मन को स्वस्थ रख सकते हैं। डिजीज वाइज जो सेशंस होंगे हम उनके ऊपर 1 by 1 टॉक करेंगे और हम आपको बताएंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में योग का कितना बड़ा योगदान है। योग एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित हो चुका है। पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री जो हैं पतंजलि योग लगभग 20-25 वर्षों से जनता की सेवा में हैं। सारी संस्थाएं जिससे मैंने एजुकेशन लिया है वो भी योग के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान पूरे भारतवर्ष में और इसके भारतवर्ष के बाहर भी दे रही है। तो आज योग एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति के रूप में उभर कर सामने आया है। बहुत सारे नौजवान अपना करियर चिकित्सा के क्षेत्र में योग से बना रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी परंपरा और हमारा जो कल्चर है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और ये देखने में आया है कि लॉकडाउन के दिनों में हमारे सभी योगाचार्य सक्रिय हो गए हैं। सभी योगाचार्य अपनी मैट उठा उठा के लोगों को कुछ ना कुछ कराने पे लगे हुए। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है समाज का, समाज के लिए, समाज के व्यक्तियों के द्वारा बहुत बड़ा योगदान है। और ये मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है देख के कि हमारे योगाचार्य प्राणपण से इसमें लगे हुए हैं और उन्हें किसी तरह की शुल्क की कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। यही वो विद्या है जिसको हम बोलते हैं कि सा प्रथमा संस्कृति विश्वारा। यही वो संस्कृति, यही वो विद्या है जो हमें धर्म सबसे पहले सिखाती है, उसके बाद अर्थ है। तो हम जब ये मानवता का और मानवता के कल्याण के लिए जब कार्य कर रहे हैं तो धर्म
सबसे पहले आता है, अर्थ उसके बाद में आता है। यानी हम उस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं जो चीज़ हमें हमारे संस्कारों से, हमारे माता पिता से, हमारी संस्कृति से प्राप्त हुई है। ठीक है, योग की वो विद्या जो हम अब लोगों में बांट रहे हैं, वो विद्या वो अमूल्य विद्या, उसका कोई मोल नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक हमारे योगाचार्यों का जो जिन्होंने इससे एजुकेशन किया, जो वेल एजुकेटेड योगाचार्य हैं वो अपना फ्यूचर इसमें बना रहे हैं, तो ये उनका प्रोफेशन भी है, उनके कमाने का साधन भी है। तो अगर कोई योगाचार्य इस तरह से कोई चार्जेस अपने कर रहा है या पेड क्लासेस दे रहा है और उसमें क्वालिटीज़ हैं और आपको अच्छा लगता है, तो उसमें कोई डाउट नहीं, उसको हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन आज के इस माहौल में मुझे लगता है कि कोई भी योगाचार्य, बल्कि मैं मैसेज देखता हूँ तो सभी योगाचार्य बोलते हैं कि सर हम आपको क्लास देने को तैयार हैं और कोई हम फीस चार्ज नहीं करेंगे। तो दिस इज़ द गुड, दिस इज़ ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि ये योग से ही प्राप्त होता है, ये अन्य किसी विद्या में नहीं है कि निःशुल्क आप अपना समय समाज के कल्याण के लिए दें, ये केवल योग से प्राप्त होता है। योग का पठन और पाठन करने वाले, कराने वाले दोनों व्यक्ति बहुत ही महान कर्मों के द्वारा इसमें पहुंचते हैं, उनका बहुत शुभ कर्म होता है, बहुत अच्छे कर्म करके ही लोग इस विद्या को प्राप्त करते हैं। तो मेरे मित्रों, मैं ये बात इसलिए बोला कि ये जो प्रश्न आया था इम्यून सिस्टम का, इसमें षटकर्मा का जो अभ्यास है वो आपका शंख प्रक्षालन और कुंजर है, और योग के माध्यम से हम अपने शरीर की संपूर्ण सेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं। अभी मैं सुबह स्वामी जी को सुन रहा था, तो स्वामी जी बता रहे थे कि योग एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित हो चुका है, और ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हम अपने सेल को रीजनरेट कर सकते हैं, डेड सेल्स को बाहर निकाल सकते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर डेड सेल्स ज़्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए शरीर जो रास्ता यूज़ करता है, जो अडॉप्ट करता है रास्ता, उसको हम एक्यूट विकार कहते हैं, एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को इस समय लूज मोशन हो जाए, या कोल्ड या कफ हो जाए, या फीवर हो जाए, तो उसको हमें बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ये एक वायरस है, ये एक वायरल है, इन्फेक्टेड डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वायरल होता है। वायरल में भी आप देखोगे ना, जब मौसम चेंज होती है तो वायरल फीवर होता है सभी को, लेकिन क्योंकि वायरल फीवर के प्रति हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, ओके, रजिस्ट कर चुका है सेल्स का, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं होता, और 5 से 7 दिन वायरल का अटैक बॉडी के ऊपर रहता है। वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अगर आप किसी वायरल इन्फेक्टेड व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो आपको भी वायरल फीवर हो जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। तो डेफिनेटली आप देख लेना कि कोरोना नेक्स्ट ईयर तक, ये अगर ये दोबारा भी लौट के आता है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा बॉडी का सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका होगा तब तक कि हम इसको इजीली रजिस्ट कर पाएंगे, अडॉप्ट कर लेंगे इसको, और हम इसके खिलाफ लड़ लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी चूंकि हमारा बॉडी का सिस्टम इससे फाइट करने के मोड पे नहीं है, बॉडी के अंदर वो सेल्स अभी क्रिएट नहीं हुए हैं जो कोरोना से फाइट कर सके, लड़ सके, तो इसीलिए हमें प्रिकॉशन के रूप में लॉकडाउन का पालन करना पड़ रहा है, घर पे रहना पड़ रहा है। तो इसको हम बिल्कुल उसी तरह लें जिस तरह से हमारा एक परीक्षा का काल होता है, जैसे हमारी परीक्षा की घड़ी होती है, जैसे परीक्षा का टाइम होता है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि बहुत ही एकाग्रता के साथ और बहुत ही संयम के साथ सारे अननेसेसरी कामों को त्याग देते हैं, बाहर के सारे कार्यों को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, और अपने घर रहकर उन सभी नियमों का और उन सभी स्टडी के जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं उसका पालन करते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है, हमको बिल्कुल उसी तरह से इस लाइफ को जीना चाहिए जब तक ये सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता है। अगर हम बात करें योगाभ्यास की, तो हमारे बहुत सारे योगाचार्य बहुत सारे योग के टेक्निक्स बता रहे हैं डे बाय डे।
और डे टू डे लाइफ के लिए बता रहे हैं। स्पेसिफिक टेक्निक्स टू enhance your immune system, to enhance your morale and to balance your body, vital and mind. ओके इसमें षटकर्म से अगर हम शुरू करें तो जल नीति बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। जल नीति अगर मेधा क्वाथ के पानी से किया जाए, मेधा क्वाथ का पैकेट आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप पतंजलि का जो स्टोर है उससे मेधा क्वाथ का एक पैकेट आता है, उसको ले सकते हैं। और 1 गिलास पानी में 2 चम्मच मेधा क्वाथ डालिए और उसे बॉयल कीजिए, उबालिए। और जब वो उबल जाए अच्छी तरह से, यानी 1 गिलास लगभग 250 ग्राम का होता है, 250 ग्राम पानी आता है 1 गिलास स्टैंडर्ड गिलास में, तो जब वो 200 ग्राम रह जाए उसके बाद उस पानी को छान लीजिए और उसको 1 लीटर पानी में मिला दीजिए। वो 1 लीटर भी ल्यूक वार्म होना चाहिए। अब जल नीति के पानी का जो टेम्परेचर है उसको कैसे चेक करते हैं? हमारी हथेली का जो ऊपरी भाग है ये वाला, इसके ऊपर पानी डाल के चेक कीजिए टेम्परेचर। अगर ये सह लेता है, ये स्किन सह लेती है, तो पानी का टेम्परेचर ओके है। अब आपके पास है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में हमें 1.5 चम्मच यानी लगभग 15 या 18 ग्राम नमक मिलाना है उसमें अच्छी तरह से, ठीक है। नमक जरूर मिलाइए, नमक से वाटर का फ्लूइडिटी बढ़ जाता है और वाटर कैविटीज़ के अंदर स्टे नहीं करता, यानी स्टक नहीं होता। अगर पानी रुक जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, पानी रुक जाएगा तो इन्फेक्शन होने का चांसेस पूरे रहते हैं। तो क्या करते हैं कि उस पानी को हम प्रिपेयर कर लिया हमने, वो पानी एकदम रेडी है अब जल नीति करने के लिए, ठीक है। अब पॉट आता है, नीति पॉट, उसमें पानी को लीजिए और एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल नेक को एक स्पेशल एंगल पे, एक पर्टिकुलर एंगल पे हम टिल्ट करते हैं ताकि पानी इजीली बाहर आ जाए। और मुंह से हम सांस का रेस्पिरेशन का हम प्रोसीजर करते हैं, नाक से सांस को रोक देते हैं उस समय। बढ़े हुए पित्त को कैसे कम कर सकते हैं सर, ये नेहा अग्रवाल कह रही है। तो बढ़े हुए पित्त का भी मैं बताऊंगा आपको भी। तो जल नीति अगर हम मेधा क्वाथ से करते हैं तो स्ट्रेस को रिमूव करने में यह प्रोसीजर षटकर्म का बहुत ही प्रभावशाली है। जल नीति क्योंकि नॉस्ट्रिल से होता है, नजल पैसेज का प्रोसीजर है, तो ये स्ट्रेस को कैसे रिमूव करता है, ये प्रश्न पैदा होता है सभी के दिमाग में। मैं सभी योगाचार्य जो अगर कोई लाइव है और सुन रहा है तो वो इसको जान लें कि जल नीति स्ट्रेस को रिमूव कैसे करता है। हालांकि हम ये जानते हैं कि जल नीति नज़ल पैसेज को क्लीन करता है। जल नीति जो ऊर्ध्वजत्रु रोग हैं, यानी साइनोसाइटिस है, साइनस, ये आपका पॉलिप है, या डेविएटेड नजल सेप्टम है, डीएनएस, नेत्र की प्रॉब्लम है, इनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है जल नीति। लेकिन क्या ये स्ट्रेस को भी रिमूव करता है? यस, जल नीति इज़ अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर, बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। क्योंकि जब हम जल नीति का अभ्यास करते हैं तो जल नीति का पानी नज़ल कैविटीज से होकर बाहर आता है, रिमूव होता है। जब हम जल नीति करते हैं तो वो पानी जब कैविटीज से लग के बाहर आता है तो ब्रेन का जो बहुत बारीक नर्व साइनस कैविटीज से होके जा रही है वो रिलैक्स होती है, वो रिलीज होती है। उनके रिलीज होने से हमें बहुत रिलैक्सेशन मिलता है और पीट्यूटरी का सिक्रेशन बैलेंस होता है। जल नीति से पीट्यूटरी का सिक्रेशन भी बैलेंस होता है। नज़ल पैसेज क्लीन होकर प्रॉपर रेस्पिरेशन होने लगता है, यानी प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर पहुंचने लगता है। जब प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी के अंदर पहुंचेगा तो वाइटल लेवल इंक्रीज होता है। वाइटल लेवल इंक्रीज होता है तो हमारा मोराल बूस्टअप होता है, हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है, हमारे अंदर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, हमारे अंदर डोपामाइन का सिक्रेशन बैलेंस होता है, ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन बैलेंस होता है। दीज आर वेरी गुड हार्मोन्स। अगर हमें स्ट्रेस से बाहर निकलना है, अगर हमें अपने आप को बूस्टअप करना है तो ये सिक्रेशन हमारे बहुत बैलेंस होने चाहिए।
तो अगर हम डिप्रेशन के शिकार हैं और हम लो मूड में हैं और हम लो एनर्जी फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं डोपामाइन या ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन डाउन है। अगर हम लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं तो एपेनेफ्रीन, नोर एपेनेफ्रीन या कॉर्टिसोल का सिक्रेशन बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रेशन है, एड्रेनलिन भी एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रेशन है, और ये अगर ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होंगे तो ये हार्ट रेट को बढ़ा देंगे, किडनी के ऊपर गलत प्रभाव डालेंगे, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगे। तो इस तरह से अगर हम लंबे समय तक तनाव की सिचुएशन में रहते हैं तो हमारी बॉडी के और सारे ऑर्गन्स जो हैं उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ने का बहुत बड़ा चांसेस रहता है। जलनेति इन सभी चांसेस को ख़त्म करता है। तो जलनेति का अभ्यास हम नित्य प्रति पतंजलि योगपीठ में जो हमारे पेशेंट आते हैं रहते हैं, लगभग 70-80-100 पेशेंट तक हमारे यहाँ हर समय रहते हैं, और वो केवल षटकर्म और योग से ही चिकित्सा कराते हैं। तो जलनेति हम हर व्यक्ति को कराते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की व्याधि से ग्रसित हो, चाहे वो शारीरिक व्याधि से ग्रसित हो, चाहे वो मानसिक व्याधि से ग्रसित हो, क्योंकि शरीर और मन की जो व्याधियां हैं ये आपस में कोरिलेट होती है। जैसे मैंने बताया कि शरीर, प्राण और मन, ये तीनों, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, ये तीनों के तीनों आपस में कोरिलेट रहते हैं। अगर हम स्थूल जगत में देखें तो वैसे तो विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश भी, ये पांचों ही अपने स्तर पे कार्य करते हैं और एक दूसरे से बहुत बुरी तरह से कोरिलेट रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से कोरिलेट रहते हैं। लेकिन अगर हम व्याधियों की बात करते हैं तो हम 3 कोशों पे ही कार्य करते हैं, जिसमें शरीर, प्राण और मन। प्राण क्या है? मीडिएटर। प्राण मीडिएटर है शरीर और मन के बीच में। यह मैसेज को पहुंचाने का कार्य करता है। वाइटल इज द मीडिएटर between body and mind. So we have to concentrate first on our vital level. So vital level को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत तरह से vital level बैलेंस होता है, जैसे प्राणायाम से vital level बहुत अच्छी तरह से बैलेंस होता है। अच्छा सोचने से vital level बैलेंस होता है, अच्छा देखने से vital level बैलेंस होता है। हम प्राण केवल श्वासों से ही नहीं लेते, प्राण लेने के बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं सारा दिन कोरोना के बारे में सुनूं, मैं कोरोना से हुई मृत्यु के बारे में सोचूं, मैं कोरोना से ग्रसित पेशेंटों के बारे में सोचूं, मैं कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था के डैमेज होने के बारे में सोचूं, आने वाला जो समय है 15-20 दिन, 1 महीना, उसके बारे में सोचूं, अपनी सैलरी के बारे में सोचूं, या और जो एक्सपेंसेस हैं उनके बारे में सोचूं, तो मेरा प्राण निश्चित रूप से क्षत विक्षत हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अच्छा सोचूं, मैं ये सोचूं कि मैं एकदम इससे बाहर निकल चुका हूँ, ये सब ठीक हो चुका है, सारे व्यक्ति हंसी खुशी से जी रहे हैं, और एक बार दोबारा से ये जो राष्ट्र है, जो देश है, दुनिया है, फिर हंसने खेलने लगी है और सब अच्छा हो रहा है, तो डेफिनेटली मुझे एक अंदर से एनर्जी फील होगी। तो यह भी प्राण लेने का एक तरीका है। प्राणायाम के साथ साथ ये भी प्राण लेने का एक तरीका है। अगर मैं सारा दिन शमशान देखूं, जलती हुई चिताएं देखूं, उजड़े हुए बाग बगीचे देखूं, तो डेफिनेटली मेरा प्राण डैमेज हो जाएगा। अगर मैं सारा दिन खिले हुए फूल देखूं, बहते हुए नदियां देखूं, झरने देखूं, अच्छे अच्छे दृश्य देखूं, तो डेफिनेटली मेरे अंदर प्राण की बढ़ोतरी होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्राण लेने के का केवल प्राणायाम ही एक तरीका नहीं है। प्राण लेने के तरीके बहुत सारे, स्पर्श है, गंध है, दृश्य है, लिसनिंग है। अगर हम अच्छा म्यूजिक सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो इट्स अप टू यू, आपको क्या अच्छा लगता है। अच्छा म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो म्यूजिक सुनिए, आपको उससे प्राण मिलेगा। आपको अध्ययन करना अच्छा लगता है तो अध्ययन कीजिए, उससे आपको प्राण मिलेगा। आपको दृश्य देखने अच्छे लगते हैं तो आप टीवी के ऊपर अच्छे दृश्य आते हैं, उनको देख। आप सारा दिन नकारात्मक न्यूज सुनते क्यों हैं? सारा दिन नकारात्मक न्यूज नहीं सुनना चाहिए। हम जब अपने आप को मीडिएटर समझ लेते हैं, वहीं से दुखों की शुरुआत होती है।
यह जो दुख की घड़ी है, यह जो कष्टकारी घड़ी है जो अभी चल रही है, ये भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये सिखाती है कि हमारे हाथ में एक्चुअली कुछ भी नहीं है। वी आर नथिंग। लोगों ने बड़े बड़े बैंक बैलेंस बनाए हुए हैं लेकिन एक क्षण में पता भी नहीं चलता कि वो पैसे को भोगेगा कौन। नोबडी नोज। अभी देख लो आप, पैसे का कोई रोल नहीं है। आपको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए खाने के लिए? अनाज। बस इतनी सी जरूरत है इंसान की। प्रकृति ने बताया कि बेटा तुझे जब चाहे तब घर के अंदर घुसा दूंगी, तब चाहे जब तेरे हाथों पैरों को सिकोड़ के बैठा दूंगी। ये हमें सिखाता है कि मनुष्य की औकात कितनी है। क्या है मनुष्य? एक्चुअली एयर बबल से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं है। लेकिन हम पूरी जिंदगी मैं मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी कार, हम सिर्फ यही करते रहते हैं और इनके चक्कर में रिश्ते नाते खराब कर लेते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा, एक्चुअली वो फिजिकल डिस्टेंस की बात है। सोशल डिस्टेंसिंग में क्या आता है, जैसे कि हम घर लोगों के आना जाना, मिलना जुलना, ये अभी बंद कर दीजिए, ये सोशल डिस्टेंसिंग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे बात करना बंद कर दीजिए। बात ना करना सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में आता है। ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं डैमेज करता है, उसकी चेतना को तोड़ता है। तो हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग उस सेंस में कीजिए कि घरों में मत जाइए, लोगों के रिश्तेदारी मत निभाइए अभी कुछ दिन, अभी रिश्ते नातेदारों को थोड़ा सा रोक के रखिए, ये सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में। लेकिन बात ना करना, ये हमें बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि यही एक वो सहारा है भारतीय संस्कृति का जो किसी और अदर संस्कृति में या राष्ट्र में नहीं मिलता। मैंने देखा, मैंने सुना इस कठिन घड़ी में भी किसी के अगर घर में मृत्यु हो जाती तो आज भी लोग अभी भी, भले ही वो ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति उस दुख की घड़ी में उसके साथ खड़े होते हैं हर हाल में। और किसी कंट्री में नहीं होता ये। भले ही वो सामने वाला व्यक्ति हाथ जोड़ के मना करता है कि सर आपका यह भाव ही बहुत है कि आप आए, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी हम साथ में नहीं जा सकते हैं तो आप घर चले जाइए, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति वहाँ खड़े होते हैं। ये बड़ी बात है। तो यही हमारा जो सोशलिज्म है, हमारा जो सामाजिकता है हमारी, यही हमें एक बहुत ही मजबूत आधार प्रदान करती है। इससे हमें दूर नहीं जाना है। ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है। बातचीत कीजिए, फोन से कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आना जाना, मिलना जुलना, ये बंद कर दीजिए जब तक लॉकडाउन चल रहा है, जब तक ये वायरस का प्रभाव हवाओं में है, तब तक हमें इससे बचना चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं। दोस्तों, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न पुट कर सकते हैं, क्योंकि वार्ता तो लंबी होती जाएगी और मेरा मानना यह है कि वार्ता जो है वो उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। वो योग के अभ्यास में, जैसे मैंने बताया आपको कि षटकर्म में जल नीति बहुत इफेक्टिव अभ्यास है। षटकर्म से बॉडी अगर क्लिनजिंग कर रही है तो शंख प्रक्षालन और कुंजर बहुत अच्छा अभ्यास है। प्राणायाम बहुत बढ़िया टेक्निक है। और वासिष्ठ संहिता में तो ये कहा गया है कि प्राणायाम एक ऐसी विद्या है जिससे उत्तम कुछ भी नहीं है संसार में, उसके सामने संसार में कुछ भी नहीं है। प्राणायाम एक इतनी उत्तम जो विद्या है वो है, और प्राणायाम से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हठ प्रदीपिका का जो 5वां उपदेश जोड़ा गया है अभी उसमें, उसके आधार पे भी यही है कि संपूर्ण व्याधियों की चिकित्सा केवल श्वास है, केवल प्राण है। अगर हम केवल प्राणों के ऊपर ही कंसंट्रेशन कर ले, केवल 10 मिनट अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं, मैं सभी जो व्यूवर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि अगर हम किसी भी अभ्यास को करने में सक्षम नहीं हैं तो कम से कम 10 मिनट के लिए अपनी श्वासों पे ही ध्यान करें। कम से कम 10 मिनट के लिए अपनी श्वासों पे ही ध्यान करें। आती जाती श्वासों को देखिए।
अब जैसे नेहा अग्रवाल का एक प्रश्न है कि बढ़े हुए पित्त को कैसे कम करें। सबसे पहली बात है कि पित्त बढ़ क्यों रहा है, इसके ऊपर एक थोड़ा सा कंसंट्रेशन करें, अपने ब्रेन को रिकॉल करें। क्या आपका आहार सही नहीं है? क्या आपका विहार सही नहीं है? क्या आपके कर्म और चेष्टाएं युक्त नहीं है? इसके ऊपर एक बार देख लीजिए। क्या आप लेट सोते हैं, लेट उठते हैं? क्या आप गरिष्ठ आहार का सेवन करते हैं? क्या आप ज़्यादा खाते हैं? अगर ऐसा है तो इन आदतों को ठीक करें। और अगर फिर भी पित्त बढ़ रहा है तो मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूँ। शौच आदि से निवृत्त होने के बाद 1 लीटर पानी हल्का गर्म करें और उसमें सौंफ का पानी मिलाएं। सौंफ का पानी कैसे बनाते हैं? 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच सौंफ डालिए, उसको उबालिए, और जब वो लगभग 200 ग्राम रह जाए पानी, उसको छान के 1 लीटर में मिला लीजिए। ओके, और पानी का टेम्परेचर पीने लायक हो। अगर आप उसमें थोड़ा नमक डालना चाहते हैं तो 1 चम्मच नमक डाल सकते हैं। अब उस पानी को आप बैठ के जल्दी जल्दी पिए, टेस्ट ना ले पानी का। ओके, जल्दी जल्दी पिए, और उसको 4-5 गिलास जो आप पिएंगे उसको जल्दी खड़े होकर 90 डिग्री पे झुक के ये 2 उंगली अंदर डाल के बाहर निकाल लीजिए। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि इस पानी में आप नमक मिलाइए और इसमें दूध डाल लीजिए। आधा गिलास या 1 गिलास दूध मिला लीजिए। रात को उबाल के ठंडा किया हुआ दूध जो आपने फ्रिज में रखा है उसको निकालिए, मलाई हटाइए, हल्का गर्म कीजिए और उसको 1 जग पानी में मिला लीजिए। अब इस पानी को पीजिए और उल्टी कीजिए, तो बढ़ा हुआ पित्त आपका बाहर निकल जाएगा। और ये क्रिया करने के बाद लगभग आधा कप दूध चिल्ड जो फ्रिज में रखा है आपने, उसको आप पीजिए। उसको ऐसे पीजिए जैसे आप बहुत गर्म चाय पी रहे हो, धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे पीना है उसको। ये क्रिया हफ्ते में 2 बार, मंडे और सैटरडे करें। और कुंजर यानी वोमिटिंग करने के लगभग आधा घंटे बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। लाल मिर्च का सेवन ना करें, मसालों का सेवन ना करें, चाय कॉफ़ी बिल्कुल छोड़ दें, रात को बहुत देर तक जागना छोड़ दें, समय से समय से उठें, गरिष्ठ आहार ना लें, अल्कलाइंस ज़्यादा यूज़ करें, जिसमें लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, कच्चे पपीते की सब्जी, ये वैरायटीज़ आती हैं, ये सब अल्कलाइंस होता है, तो इनको आप सेवन कर सकते हैं। तो बढ़े हुए पित्त से आप, अभी मेरे साथ एक पेशेंट, मेरे दोस्त है, उसकी वाइफ को यही प्रॉब्लम थी, मैंने उसको टेक्निक बताया, वो बिल्कुल ठीक है, अभी गैस्ट्रिक एंड एसिडिटी एकदम परफेक्ट है। तो अगर देखिए, गैस्ट्रिक और एसिडिटी की दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं है। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो हमें अपने आहार पे ही ध्यान देना होगा, हमें अपनी दिनचर्या पे ही ध्यान देना होगा। षटकर्म की प्रैक्टिस बहुत इफेक्टिव होती है इसमें। इसके साथ हम कर सकते हैं शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। शीतली और शीतकारी प्राणायाम के प्रभाव से सलाइवा चिल्ड होकर स्टमक के अंदर प्रवेश करता है और बढ़े हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बैलेंस करता है। देखिए, एसिडिटी क्या है? व्हाट इज एसिडिटी? वी हैव 2 टाइप्स ऑफ बाइल इन आवर इनर बॉडी. Okay, one is secreted in our stomach, it's called HCl, and the second one is secreted in our duodenum, it's called bile from the liver. मीरा जोशी का एक प्रश्न है कि कफ के लिए क्या करें। आई टोल्ड यू कि कफ बढ़ता है तब जब आहार का डाइजेशन प्रॉपर ना हो। तो इसका सबसे पहला उपाय है कि आप रात का खाना हल्का लीजिए। ठीक है, रात का खाना हल्का लें। जैसे अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 1 खाएं, 1 खाते हैं तो बिल्कुल छोड़ दें। 1 कटोरी सब्जी लें, 1 कटोरी दाल लें, या 1 एप्पल लें, 1 गिलास दूध लें, बस। जब आपका क्योंकि रात को हमें किसी तरह के प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, कैलोरीज़ की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, सॉरी, कैलोरीज़ की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, मिनरल्स ज़्यादा चाहिए होते हैं बॉडी में। तो इसको ठीक करने के लिए आप इन चीज़ों का पालन कीजिए। रात का आहार कम करें और कुंजर का अभ्यास करें। जो मैंने आपको बताया है, सौंफ के पानी से कुंजर करें, जलनेति का अभ्यास करें, और अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। भस्त्रिका प्राणायाम आप जानते होंगे, लंबा गहरा सांस दोनों नाक से लेना और छोड़ना। ये सब कफ को
बैलेंस करने वाले अभ्यास हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, लेफ्ट से ले राइट से छोड़े, राइट से लेफ्ट से छोड़े। ये भस्त्रिका प्राणायाम 5 से 10 मिनट, अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 से 10 मिनट किया जा सकता है। महिम तिवारी जी कह रहे हैं कि कृपया सांस फूलने का कुछ उपाय बताएं सर। हाँ महिम, विल टेल यू। लेट मी फिनिश फर्स्ट कफ एंड जो एसिडिटी है। तो मैं बता रहा था एसिडिटी, 2 प्रकार का एसिड हमारी बॉडी के अंदर सिक्रेट होता है, HCl एंड बाइल। इन दोनों सिक्रेशंस को बैलेंस करने के लिए हमें पेट को ज़्यादा समय तक खाली नहीं रखना है। अगर ये एक्सेस मात्रा में सिक्रेट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि बॉडी को हर वक्त कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। अगर आप उसको खाने को नहीं दोगे तो आपके शरीर के अंदर, आपके स्टमक में, आपके डेड्यूनम में घाव कर देंगे, यानी वो एसिड आपकी बॉडी को अंदर से खा जाएगा, इंटरनल लेयर्स को डैमेज कर देगा। हर 2 घंटे में कुछ खाइए, लेकिन वो कैलोरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कैलोरी लेंगे बार बार तो ओबेसिटी बढ़ जाएगी, आपको मोटापा हो जाएगा। तो बहुत लाइट आहार लें, जैसे भुने हुए चने खाएं और जो सिट्रिक फ्रूट्स नहीं है वो खाएं, जिसमें चीकू है, एप्पल है और केला भी लिया जा सकता है। इस तरह के फलों का सेवन कर सकते हैं। 3 मील जरूर लें, नाश्ता टाइम पे करें। बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सुबह उठ जाते हैं जल्दी, लेकिन 4 घंटे बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। ये बहुत गलत है, इसको ठीक करें, इस आदतों को, तो एसिडिटी ठीक हो सकती है। अब कफ को दूर करने के लिए जो मैंने बताया वो रात का खाना हल्का लें और दही, छाछ, सॉस, सिट्रिक फ्रूट्स और खीरा, ककड़ी, इन चीज़ों का सेवन ना करें। कुंजर का अभ्यास करें, जलनेति का अभ्यास करें, नित्य प्रति प्राणायाम का अभ्यास करें, तो डेफिनेटली आपका जो कफ की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब महिम तिवारी का जो एक प्रश्न था वो ये था कि सांस फूलने के लिए कुछ ज़रूरी उपाय बताएं। देखिए, सांस फूलने का मतलब है कि हमारे जो एल्वलाइज हैं लंग्स के अंदर वो प्रॉपर कार्य नहीं कर रहे, वो प्रॉपर ओपन नहीं है। करोड़ों की संख्या में एल्वलाइज होते हैं हमारे लंग्स में, लेकिन हम सामान्य व्यक्ति पूरे जीवन में उनका प्रयोग नहीं कर पाते। केवल 1/3 एल्वलाइज हम प्रयोग करते हैं। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, विशेषकर भस्त्रिका प्राणायाम में हम पूरे फेफड़े का प्रयोग करते हैं। एक एक एल्वलाइज को शुद्ध और प्राणयुक्त एयर से फिल करते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास 10 मिनट अवश्य करें। रनिंग अवश्य करें और रनिंग करते वक्त नाक से ही सांस लें, मुंह का प्रयोग ना करें। दूसरा, ऐसे आसन जो चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं, ऐसे आसन का अभ्यास करें, जैसे भुजंगासन है, जैसे वक्रासन है, जैसे अर्धमत्स्येंद्र आसन है, जैसे उष्ट्रासन है, जैसे चक्रासन है, जैसे धनुरासन है। ये सारे आसन चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं और आपके एल्वलाइज की मसाज करते हैं। ग्रेजुअली मसाज होती है लंग्स, क्योंकि एक स्पंजी एक टिश्यूज़ हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड होते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने से एल्वलाइज का जो कार्यक्षमता, जो कैपेसिटी है, वो बढ़ती है। तो नए सेल निर्माण होते हैं वहाँ, और जो डेड सेल्स ऑलरेडी वहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, एक्यूमुलेट हो रखे हैं, वो एलिमिनेट होते हैं। जब हम एक्सेल करते हैं प्रॉपरली तो टॉक्सिन्स रिमूव होता है लंग्स की, क्योंकि रेस्पिरेशन सीधा सीधा हमारे फेफड़ों से संबंधित है। अगर ऊपर के ट्रैक में कोई दिक्कत नहीं है, यानी नज़ल पैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली लंग्स का इशू है। अगर नज़ल पैसेज में कोई प्रॉब्लम है तो जलनेति, रबर नेति या सूत्र नेति, स्टीम, इसको करें। कुंजर का अभ्यास करें। कुंजर के साथ साथ जीवामूल धोती और कपालरंध्र धोती का अभ्यास जरूर करें। ये भी लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने में, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल है और अस्थमेटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छी क्रिया है, बहुत ही अच्छी। और कपालरंध्र धोती का अभ्यास एवरीडे करते हैं, यानी ब्रश करने के पहले या ब्रश करने के बाद नित्य प्रत्यगरम जीवामूल और कपालरंध्र धोती करें। ये कपालरंध्र है, अंगूठे से ऊपर तालू को रब करना। घेरंड संहिता के अनुसार कपालरंध्र हथेली में पानी लेके और हमारे जो कपाल क्षेत्र है इस पे हल्के हल्के थपकियां देना, ये कपालरंध्र। ये भी कफ को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है, कफ को बाहर निकालता है। लेकिन ये थोड़ा सा
थोड़ा सा टफ प्रोसीजर है। तो जब आप ब्रश करते हैं तो ये बहुत इजी है और इसको आप आराम से कर सकते हैं लंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और अस्थमेटिक या श्वास से संबंधित प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जीवामूल, कपालरंध्र, जलनेति, स्टीम, सूत्रनेति, कुंजर क्रिया ये बहुत इफेक्टिव है बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास है। शिल्पा गोयल कह रही है सर अगर कफ और पित्त दोनों हो रहा हो तो क्या करें? कुंजर, कफ और पित्त का शमन करने के लिए ही कुंजर क्रिया का अभ्यास है और खाने पे थोड़ा ध्यान दें। अनिद्रा दूर करने, अष्टोमिता कह रही है अनिद्रा दूर करने के लिए क्या उपाय करें? देखिए अनिद्रा का सीधा सीधा मतलब है पित्त से। जब रक्त के अंदर पित्त की मात्रा बढ़ जाती है यानी पित्त कुपित हो जाता है उस समय अनिद्रा, स्किन डिजीज, त्वक विकार, हाई ब्लड प्रेशर, क्रोध आना, इस तरह की समस्याएं बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि रक्त पित्त जैसी समस्याएं जो है ये किस तरह से हो रही है, क्या वो कारण है। तो हमें क्या करना है? अल्कलाइंस यूज करने हैं, हमें शीतलता प्राप्त करनी है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम, लेफ्ट से लें राइट से छोड़ें, लेफ्ट से लें राइट से छोड़ें, ये चंद्रभेदी प्राणायाम है। कुंभक का प्रयोग अभी ना करें क्योंकि कुंभक बिगिनर्स के लिए नहीं है। जस्ट इन एंड आउट, इन एंड आउट, डीप इनहेल एंड कंप्लीट एक्सेल। चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम, नाक के अंदर शुद्ध सरसों का तेल 2-2, 4-4 बूंद रात को सोते समय जरूर डालें। अगर हमारा नजल पैसेज में ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर है तो डेफिनेटली अनिद्रा जैसी समस्याएं बिल्कुल भी नहीं होंगी। रात को सोते वक्त पैरों के अंगूठों पे सरसों का तेल की मालिश करने से भी नींद अच्छी आती है। और एक बहुत अच्छी टेक्निक और मैं बताता हूं निद्रा को दूर करने के लिए जो बहुत ही सस्ती और बहुत प्रभावशाली है। लोग अनिद्रा की वजह से बहुत सारी पिल्स लेना शुरू कर देते हैं और ये अनिद्रा बहुत सारे रोगों का कारण बनती फ्यूचर में। तो अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक टेक्निक बताता हूं कि घर पे रहते हुए आप अनिद्रा जैसी समस्याओं को कैसे ठीक करें। केला लें, पका हुआ केला, और उसको दोनों तरफ से छोटा थोड़ा थोड़ा काट दें, ठीक है, उसे फेंक दें। उसके बाद उसे अच्छी तरह धोएं। और आजकल तो वैसे भी धोना ही पड़ रहा है, केले को लाके घर जब केला लेके आते हैं तो उसको साबुन से धोना पड़ रहा है। लेकिन ये सामान्य दिनों की भी बात है कि जब आप केला लेके आएँ तो उसे धोएं जरूर, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा पेस्टिसाइड्स लगा हुआ होता है। पकाते हैं ना उसको अननेचुरल प्रोसीजर से। तो केले को दोनों तरफ से काट दें और छिलके सहित उस केले को धो लें और छिलके सहित ही उस केले के गोल गोल स्लाइस काटें। शिल्पा गोयल रोजाना क्या करना है? शिल्पा गोयल रोजाना कुंजर, जलनेति तो रोजाना भी किया जा सकता है। कुंजर का अभ्यास हफ्ते में 2 बार करना है, सैटरडे और मंडे। तो केले के गोल गोल स्लाइस काटें छिलके सहित और अब उसे 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब वो 1 कप रह जाए तो उसे चाय की तरह पिए। ये बनाना टी है, इसे केले की चाय कहते हैं। ये अनिद्रा के लिए बहुत ही प्रभावशाली नुस्खा है। केले के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अनिद्रा, डिप्रेशन जैसी समस्याओं को दूर करने में सबसे कारगर उपाय है। जो व्यक्ति लो फील करते हैं, जो व्यक्ति डिप्रेस्ड फील करते हैं, जो व्यक्ति अनिद्रा के शिकार हैं, वो व्यक्ति 2 केले डेली खाएं। तो ये बहुत अच्छा उपाय है अनिद्रा को दूर करना। और रात को अपने हाथ और पैर धो के सोएं तो अनिद्रा के लिए वो अच्छा है। दूध में थोड़ी हल्दी डाल के जरूर लें, वो अनिद्रा के लिए बहुत अच्छा है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करें रात को सोते वक्त मन ही मन, वो अनिद्रा के लिए बहुत अच्छा है। पिल्स कोई उपाय नहीं है। और अगर हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसा होता है कि नींद नहीं आ रही है तो वो कोई बहुत अबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, वो सामान्य व्यक्ति के लक्षण है। इट्स नॉट अ डिजीज। डोंट कंसिडर इट लाइक अ डिजीज, ओके, एज अ डिजीज। और कोई प्रश्न है किसी का तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को फिनिश करने की हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं तो अभी हम फिनिश करेंगे। फिनिश करने की इजाज़त दें। बनाना टी कभी भी ले सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं, दोपहर में ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, इसको कभी भी प्रयोग कर सकते हैं।
कमजोर पाचन वाले वजन कैसे बढ़ाएं? कमजोर पाचन वाले सबसे पहले अपने पाचन को ठीक करें, और पाचन को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है सबसे पहले शंख प्रक्षालन, और उसके बाद कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति वैसे षटकर्म का प्रोसीजर है, लेकिन ये प्राणायाम भी है। महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रच्छद्रण विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, बार बार श्वास को बाहर फेंकें और उसके ऊपर अपना ध्यान लगाएं। तो ये एक कपालभाति प्राणायाम की एक टेक्निक भी है। तो कपालभाति जैसे श्वास को बाहर फेंकते हैं बार बार, ये सब बहुत अच्छा प्रोसीजर है। तो कपालभाति प्राणायाम करने से हमारा लीवर और हमारे इंटेस्टाइन और हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जितने भी हैं वो सब स्टिमुलेट होते हैं, और बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। तो अगर आपका बीएमआर बढ़ा है तो डेफिनेटली आपका भूख बढ़ेगा, और भूख बढ़ने से आप जो खाएंगे वो शरीर को लगेगा, तो वजन बढ़ेगा डियर। ओके, अगर कोई प्रश्न होंगे तो आप उसको पूछ सकते हैं। अभी हम सेशन को समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे। ओम शांति शांति शांति।